हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए चुंबकत्व तथा द्रव्य के अगले भाग में चलते हैं। इस भाग में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए, चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है किसी पदार्थ में किसी भी तरीके से चुंबकत्व के गुण को लिया, मतलब किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्रिया। अब चुंबकित करने का मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाए। चुंबकत्व का गुण का मतलब उसमें चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न हो जाए। क्योंकि चुंबकत्व के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। तो किसी चुंबकीय पदार्थ में को चुंबकित करने की क्रिया को हम क्या कह देंगे? मैग्नेटाइजेशन। है छोटा सा शब्द, परंतु मैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब जब चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, तो वो चुंबकन क्षेत्र क्या करने लगता है? उस पदार्थ में, उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन का गुण लाना शुरू कर देता है। तो सिंपल भाषा में हमको ये समझ लेना है कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व के गुण के आने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन। ठीक इसके विपरीत विचुंबकन है, डिमैग्नेटाइजेशन। कोई चुंबकित पदार्थ है जिसमें चुंबकत्व का गुण है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण जिसमें उत्पन्न हुआ है, M इज इक्वल टू I, ये हमने पढ़ा हुआ है। उस चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण को, मतलब चुंबकत्व के गुण को उसमें से किसी भी प्रकार से खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व के गुण को नष्ट करने की क्रिया क्या है? विचुंबकन। चुंबकन का अर्थ किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना। विचुंबकन का मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व के गुण को नष्ट करना। बहुत छोटे दो शब्द हैं ये, मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। अब समझिएगा, जैसे लौह चुंबक, पिछले लेक्चर में हमने चुंबकीय पदार्थों के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करा था। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए हमने एक क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा था, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों को जब हम चुंबकित करते हैं, वे एक बार चुंबकित हो जाते हैं तो फिर उसको आसानी से डिमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, विचुंबकित नहीं किया। इसका मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ में जितनी कठिनाई से चुंबकत्व का गुण आता है, उतनी ही कठिनाई से चुंबकत्व के गुण को नष्ट करना है। और जिस पदार्थ को जितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, उतनी ही आसानी से उसको विचुंबकित भी किया जा सकता है। ये बात ध्यान रख लेनी है हमको। अब लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व को नष्ट करना है, मतलब उसको विचुंबकित करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो उसको क्यूरी टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, या हथौड़े से पीट पीट कर उसके चुंबकत्व को नष्ट करेंगे, ताकि उसके डोमेन डिस्टर्ब हो जाए। डोमेनों में जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट था वो बिगड़ जाए, वो डिमैग्नेटाइजेशन है। अब क्यूरी टेम्परेचर, जैसे आयरन के लिए हमने पढ़ा था कि आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब कोई मैग्नेट है, लोहे का मैग्नेट बना है, उसको हमने डिमैग्नेटाइज करना है, तो उसको 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, वो विचुंबकित हो जाएगा। मतलब वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह नहीं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करना शुरू कर देगा।
अब हम थोड़ा सा शैथिल्य पढ़ते हैं। शैथिल्य का अर्थ क्या है? हिस्टेरेसिस। देखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करेंगे, बार बार चुंबकित और विचुंबकित करें, तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चुंबकित और विचुंबकित करना है किसी चुंबकीय पदार्थ को, तो हम क्या करते हैं, एक सोलिनॉइड लिया है हमने। क्या करा, एक परिनालिका ली है। ये परिनालिका है। इस परिनालिका के अंदर हमने एक लोहे की छड़ रखी है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, ये मान लीजिए, उसका एक छड़ रखी हुई है लौह चुंबकीय पदार्थ। और इस परिनालिका में हमने क्या कर रखा है, धारा प्रवाहित करनी है। धारा को कम ज्यादा करने के लिए हमने अरेंजमेंट कर रखा है, मतलब पोटेंशियल डिवाइडर बना रखा है, विभव विभाजक। तो हम क्या करते हैं, जब एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को इस परिनालिका के भीतर इनसाइड रख दें, अक्ष के अनुदिश रख दें, अक्ष के अनुदिश रखने के बाद क्या करें, इसमें जो चुंबकन क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो चुंबकन क्षेत्र किस पर डिपेंड करेगा, इसमें जो हम करंट फ्लो कर रहे हैं उस पर। और इस क्षण में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण आना शुरू हो जाएगा। हमने ग्राफ किसके बीच, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच ग्राफ प्लॉट रखा है, या चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर जो उत्पन्न, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होगा इस परिनालिका में, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ खींचे, या आप ये मान लीजिए कि चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकीय आघूर्ण के बीच हमने ग्राफ खींचा है। तो हम धारा का मान धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकन क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। चुंबकन क्षेत्र को हम GO से ओरिजिन O से A तक ले जाते हैं, मतलब इतना कर दिया ये चुंबकन क्षेत्र। और ऐसा करने पर ये सैचुरेशन की कंडीशन आ गई और इसमें मैक्सिमम जो चुंबकीय आघूर्ण था वो आ गया इस लोहे की छड़ में। अब हम क्या करें, धारा का मान धीरे धीरे कम करें, चुंबकन क्षेत्र को धीरे धीरे कम करें, तो चुंबकीय आघूर्ण धीरे धीरे कम हो रहा है। चुंबकन क्षेत्र को 0 करने के बाद भी चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ये OB इतना बचा हुआ है, OB। अब हमने इसके चुंबकत्व का गुण नष्ट करना है, तो हम इस चुंबकन क्षेत्र को मतलब चुंबकीय क्षेत्र को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। O से C तक लाने पर यह चुंबकीय जो आघूर्ण है वो 0 हो गया है। फिर चुंबकन क्षेत्र थोड़ा और कम करने पर यह सैचुरेशन की स्थिति D पर पहुंच गया है और पीछे को आए, चुंबकन क्षेत्र को और थोड़ा कम करा, विपरीत दिशा में बढ़ाया मतलब। फिर धीरे धीरे विपरीत दिशा से चुंबकन क्षेत्र कम करा, 0 की ओर आए, कम। फिर इसको पुनः अपनी दूसरी डायरेक्शन में चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास एक पूरा साइकिल हो गया, ABCDEF, ऐसा एक पूरा साइकिल मिल रहा है। अब दो चीजें इस ग्राफ से, इसको हिस्टेरियस ग्राफ कहते हैं, और ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ करा है, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन H एंड M, या
कुछ बुक्स में ये जो ग्राफ चुंबकन क्षेत्र H और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का ग्राफ, चुंबकीय क्षेत्र B का मतलब चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण के बीच का ग्राफ है। अब इसमें इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस लोहे की छड़ को, लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को इस परिनालिका के अंदर रखकर धीरे धीरे धारा को बढ़ाकर और घटाकर बार बार चुंबकित और विचुंबकित कर रहे हैं। सिंपल सा इस ग्राफ से ये समझना है आपको कि किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित किया जा रहा है। इसमें अधिकतम चुंबकत्व का गुण लाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे कम किया जा रहा है, फिर चुंबकत्व के गुण को नष्ट किया जा रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करेगा वो। अब इसमें दो चीजें, दो सेंटेंस जाएंगे, एक तो धारणशीलता और दूसरा निग्राहिता। ये धारणशीलता, रिटेंटिविटी। देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, उसको चुंबकित किया और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकन क्षेत्र को शून्य करने के बाद भी उसमें अवशेष चुंबकत्व बच जा रहा है, तो ये धारणशीलता कहलाएगी। ओबी क्या डिनोट कर रहा है? ओबी, इधर को हमने चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण ले रखा है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण का मतलब क्या है? ये चुंबकन तीव्रता है, मतलब किस सीमा तक वो चुंबकित हो पा रहा है, वो अवशेष रह रहा है इधर। तो किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन क्षेत्र को शून्य करने के बाद भी उसमें जो चुंबकत्व का गुण अवशेष रह जाता है, वो उसकी धारणशीलता। ओ बी क्या है? धारणशीलता। मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण, चुंबकीय क्षेत्र शून्य करने के बाद भी अवशेष है, सीधा सा अर्थ ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबकन क्षेत्र को धीरे धीरे विपरीत दिशा में बढ़ाएं। विपरीत दिशा में बढ़ाने के बाद जिस चुंबकन क्षेत्र पर चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाएगा, ये बी से कहां पर? 0, यहां सी पर आ गया। तो चुंबकन क्षेत्र विपरीत दिशा में लगाए गए वह चुंबकन क्षेत्र जिस पर उसमें चुंबकत्व का अवशेष गुण 0 हो गया, अब कोई चुंबकत्व का गुण नहीं बचा। तो हमने कहा 0 से यहां तक चुंबकन क्षेत्र बढ़ाया, ये देखो यहां तक ओसी, यही क्या कहलाएगी? निग्राहिता, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, निग्राहिता। इन दो चीजों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक तो धारणशीलता, दूसरा निग्राहिता और तीसरा शैथिल्य हानि होती है। इसी ग्राफ को, क्योंकि बार बार हम यूज नहीं करेंगे, इस ग्राफ का अर्थ ये हुआ कि किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। तो उसमें एनर्जी लॉस होगी, जो एनर्जी लॉस होगी वही शैथिल्य हानि कहलाती है। उस ऊर्जा हानि को इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो वही शैथिल्य हानि कहलाती है, हिस्टेरियस लॉस कहलाता है। ये ग्राफ बड़ा आएगा तो ऊर्जा हानि ज्यादा होगी, शैथिल्य हानि ज्यादा होगी। ये ग्राफ छोटा आएगा, माना ये ग्राफ छोटा आता तो तब शैथिल्य हानि कम आती। 3 चीजें। तो आइए, धारणशीलता क्या कहलाएगी भाई? धारणशीलता ये देखिएगा, धारणशीलता यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, जैसे हमने ग्राफ में अभी देखा, शून्य करने के बाद भी किसी चुंबकीय पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व बच जाता है, तो उस अवशेष चुंबकत्व को ही उस पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं, मतलब रिटेंटिविटी होगी। दूसरी चीज निग्राहिता, कोर्सिविटी। ये निग्राहिता है
कि जो चुंबकत्व अवशेष बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य करने के बाद भी जो चुंबकत्व अवशेष बचा हुआ है उसको फिर से खत्म करना है। तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हम जो लगाएंगे, जिस विपरीत दिशा में लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान निग्राहिता कहलाएगी, जिस पर उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, मतलब उसका चुंबकत्व शून्य हो जाए, तो निग्राहिता कहलाएगी। तो हमने 4 शब्दों का यूज करा, चुंबकन, विचुंबकन। 2, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की क्रिया, चुंबकन, एक एक लाइन का हो गया। और किसी पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करने की क्रिया, विचुंबकन। धारणशीलता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होने पर भी किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व अवशेष रहता है, तो उसको हम कह देंगे क्या, उस पदार्थ की धारणशीलता, जैसे हमने ग्राफ से देखा। और जो चौथी चीज, निग्राहिता, जिस चुंबकीय पदार्थ में जो अवशेष चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य करने पर भी बचा हुआ है, तो बाह्य चुंबकन क्षेत्र को अब हम विपरीत दिशा में इतना बढ़ाएंगे कि वो अवशेष चुंबकत्व खत्म हो जाए, वो निग्राहिता कहलाएगी। और जो ग्राफ हमने पढ़ा उसमें 5वीं चीज शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या है भाई? उस ग्राफ, क्योंकि किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने के लिए ऊर्जा की हानि होगी, कार्य करना पड़ेगा, तो उस ग्राफ का हम एरिया निकाल देंगे। एरिया जो आएगा वही उस पदार्थ के लिए शैथिल्य हानि कहलाएगी। यदि उस ग्राफ का एरिया ज़्यादा होगा तो शैथिल्य ज़्यादा होगी, यदि एरिया कम होगा तो शैथिल्य हानि कम होगी। कितनी चीजें होगी? 5 चीजें। देखो, चुंबकन, विचुंबकन, धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य हानि। और ये एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नरम लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक स्टील की छड़ लें और सेम उसी आकार की दूसरी हम क्या लें, नरम लोहे की छड़ लें, और इन दोनों छड़ों को परिनालिका के अंदर डाल करके स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, और उन परिनालिकाओं में क्या कर दें, दोनों में धारा प्रवाहित कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगी, और ये नरम लोहे की छड़ भी चुंबकित हो जाएगी, स्टील की छड़ भी चुंबकित हो जाएगी। ऐसा करने के बाद दोनों छड़ों के सिरों पर हम एक कांच की प्याली में लोहे की छीलन ली, लोहे की छीलन ली। स्टील के छड़ के सिरों के बीच लोहे की छीलन लेंगे तो स्टील की छड़ के सिरे पर लोहे की छीलन को चिपक गई, और वही छीलन जब हम नरम लोहे की छड़ के सिरे के पास लेंगे तो उस नरम लोहे के छड़ के सिरों पर स्टील की तुलना में काफी ज्यादा छीलन चिपक गई। इसमें ज्यादा छीलन चिपकी है, इसमें कम छीलन चिपकी है, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें ज्यादा छीलन क्यों चिपकी, इसमें कम छीलन क्यों चिपकी, सबसे पहले इस बात का पता लगाते हैं। ये ज्यादा छीलन इसलिए नरम लोहे पर चिपकी चूंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, और स्टील की छड़ पर कम छीलन चिपकी तो इस पर कम चिपकने का अर्थ हो गया कि इसकी चुंबकशीलता कम है, इसकी चुंबकशीलता कम, इसकी चुंबकशीलता ज्यादा, मतलब नरम लोहे की चुंबकशीलता ज्यादा और स्टील की चुंबकशीलता कम। ये बात हमको पता चल गई। अब हम क्या करें, इन दोनों में धारा को बहाना बंद कर देते हैं।
दोनों में धारा का प्रवाह बंद करने पर ये जो स्टील की छड़ है, इसके सिरे पर जो छीलन चिपकी थी ये लगभग उतनी ही उस पर चिपकी रहती है। परंतु जो नरम लोहे की छड़ थी इस पर बहुत ज़्यादा छीलन चिपकी थी, परंतु धारा का प्रवाह जो ही बंद करा इसकी छीलन अधिकांश गिर जाती है। अब ये पता लगाते हैं कि इसकी छीलन क्यों गिर गई और इस पर छीलन चिपकी ही क्यों रही। देखो, इसकी धारणशीलता क्या है? कम। निग्राहिता क्या है? कम। धारणशीलता भी कम है, निग्राहिता भी। जो निग्राहिता और धारणशीलता हमने पढ़ा अभी, ये नरम लोहे के लिए कम होती है भाई। और इस पर छीलन चिपकी ही रही, इसलिए चिपकी रही कि इसकी धारणशीलता अधिक होती है और निग्राहिता भी अधिक होती है। तो धारणशीलता इसकी अधिक होने के कारण इस पर चिपकी रही, इसकी धारणशीलता कम होने के कारण। अब नरम लोहे और स्टील के जो चुंबक गुण है, 4 मेन गुण हमने पढ़े। देखिए, स्टील के लिए क्या हो रहा है भाई? चुंबकशीलता कम है, धारणशीलता अधिक है, निग्राहिता अधिक है और शैथिल्य हानि जो कर्व आएगा वो बड़ा आएगा, इसके लिए ज्यादा ऊर्जा की हानि होगी इस पर अधिक। और नरम लोहे के लिए चुंबकशीलता अधिक, धारणशीलता कम, निग्राहिता कम, शैथिल्य हानि। तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा भाई? स्टील के लिए केवल चुंबकशीलता कम है, शेष सब ज्यादा है। धारणशीलता, निग्राहिता, शैथिल्य हानि नरम लोहे की तुलना में अधिक है। और नरम लोहे की चुंबकशीलता तो अधिक है, परंतु धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य हानि क्या है? ये सब कम है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम स्थायी और अस्थायी चुंबकों का अध्ययन करते हैं। स्थायी चुंबक किसके बनेंगे? अस्थायी या विद्युत चुंबक किसके बनेंगे और क्यों? देखिए, आ जाते हैं भाई। ये देखिए, स्थायी चुंबकों में आते हैं। सबसे पहले हम स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जिन मटेरियल्स के हम परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे उसकी धारणशीलता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए भाई, अभी पढ़ा। और उच्च धारणशीलता किसकी होती है? वो होती है स्टील की। और उच्च निग्राहिता भी होनी चाहिए, वो भी स्टील की होती है। और उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, परंतु चुंबकशीलता स्टील की उच्च नहीं होती। ये 3 गुण होनी चाहिए भाई स्थायी चुंबक। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के हम जो है स्थायी चुंबक बनाएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ हमने पीछे पढ़े हैं, कोबाल्ट, निकेल और आयरन मेनली। एक गैडोलियम भी था, इस्पात भी लिखा था लौह चुंबकीय पदार्थों में। लोहे में कुछ मिला करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम स्थायी चुंबक बनाएंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थों के बनाएंगे जिनमें दीर्घ समय तक, लंबे समय तक चुंबकत्व बना रहे, वो स्थायी चुंबक कहलाएंगे। और स्थायी चुंबक के लिए हमने कह दिया कि उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, उच्च निग्राहिता होनी चाहिए और उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। अब स्टील में क्या है? उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता तो है, परंतु चुंबकशीलता उच्च। तो यहां पर ध्यान रखने की बात है, नरम लोहे की चुंबकशीलता स्टील से अधिक है, परंतु निग्राहिता क्या है? नरम लोहे की बहुत ही कम है।
जिससे नरम लोहे का विचुंबकन बहुत आसान हो जाता है, जल्दी से विचुंबकित हो जाएगा। इसलिए नरम लोहे के हम स्थायी चुंबक नहीं बनाएंगे। किसके बनाएंगे स्थायी चुंबक? स्टील के। ये याद रख लेना कि स्थायी चुंबक स्टील के ही बनेंगे भाई। स्टील को फौलाद भी कहते हैं, फौलाद, कुछ बुक्स में फौलाद लिखा होगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक या अस्थाई चुंबक। मतलब जब विद्युत चुंबक का मतलब ऐसे चुंबक जिनमें जब तक करंट फ्लो होगी तब तक तो वो चुंबक बने रहेंगे, उनमें चुंबकत्व का गुण रहेगा। जो ही करंट फ्लो करना बंद कर देंगे उनका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा, परंतु जो ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाएगा तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, मतलब चुंबकत्व को फिर प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे विद्युत चुंबकों को हम किससे बनाएंगे? नरम लोहे से बनाएंगे। स्थायी चुंबक स्टील्स के बनेंगे, विद्युत चुंबक या अस्थाई चुंबक नरम लोहे के बनेंगे। जो विद्युत चुंबक होते हैं ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, नरम लोहे के बनाएंगे भाई अस्थाई चुंबक। जैसे परिनालिका है, यदि हम परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रख दें जिसको हम क्रोड कहते हैं, और फिर परिनालिका में क्या कर दें? धारा प्रवाहित कर दें, तो परिनालिका के अक्ष में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है भाई। तथा धारा का प्रवाह रोक देने पर चुंबकत्व क्या हो जाएगा? तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो ये अस्थायी चुंबक हो गया। विद्युत चुंबक जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तक चुंबकीय प्रभाव दिखाएंगे, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा। और गुण क्या हैं इसके भाई? जो विद्युत चुंबकों के गुण क्या हैं? एक तो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकन तीव्रता उत्पन्न होती है भाई, और दूसरा उच्च प्रारंभिक चुंबकशीलता होती है इनकी निम्न निग्राहिता होती है, ठीक है। और धारा प्रवाहित करने पर उच्च धारणशीलता हो जाती है। धारा प्रवाहित करने पर उच्च धारणशीलता होती है, ये ध्यान रखना। अब हम इन विद्युत चुंबकों के उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं, पूछे जाते हैं भाई। नरम लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर है? स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्थायी चुंबक के क्या गुण होने चाहिए? विद्युत चुंबक या प्रबल अस्थायी चुंबक किसके बनाएंगे और उसके क्या गुण होने चाहिए? अब हम इन विद्युत चुंबकों के उपयोग का भी अध्ययन कर लेते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विद्युत चुंबकों के अब बहुत ज़्यादा यूज है भाई विद्युत चुंबकों का। जो हैवी जो स्टील प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पर तो इन विद्युत चुंबकों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। बड़े बड़े विद्युत चुंबक फैक्ट्रियों में क्या करते हैं भाई? चलनशील क्रेनों के द्वारा लोहे एवं फौलाद के यंत्रों को, जो हैवी मशीन्स होती हैं, तो मैग्नेटिक क्रेन्स के द्वारा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं भाई। एक उपयोग तो विद्युत चुंबकों का ये हो गया। और विद्युत चुंबकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है चिकित्सा में कैसे? जैसे छर्रे किसी के शरीर पर लग गए हैं, स्टील के छर्रे,
लोहे के छर्रे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर के जिस भाग में वो छर्रे धंसे रहते हैं उस भाग को चीर करके, फाड़ करके वहाँ पर विद्युत चुम्बकों को ले जाते हैं ताकि वो छर्रे उन विद्युत चुम्बकों पर चिपक जाए और वो सब के सब आसानी से, छोटे छोटे छर्रे भी होंगे तो आसानी से बाहर निकल आए। तो अस्पतालों में क्या करते हैं डॉक्टर, आँख या शरीर के किसी भाग से लोहे अथवा स्टील के छर्रे यदि उस भाग में हों तो इन विद्युत चुम्बकों की सहायता से उनको आसानी से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकों के उपयोग, जो इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, विद्युत घंटी, स्वचालित स्विच जो होते हैं, ऑटो जो स्विच होते हैं, इनमें भी विद्युत चुम्बकों का उपयोग होता है। तो आज के लिए हमने इस पार्ट में देखो, क्या फिर से मैं बता दे रहा हूं, चुंबकन, विचुंबकन, धारणशीलता, निग्राहिता, शैथिल्य हानि, 5 चीजें। छठी चीज, नरम लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों की व्याख्या। 7वीं चीज, स्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक किसके बनेंगे। और 8वीं चीज, विद्युत चुंबक वो किसके बनेंगे। और 9वीं चीज, विद्युत चुंबकों के उपयोग। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास इस चैप्टर में चुंबकत्व तथा द्रव्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को हम अगले भाग में उस पर डिस्कस करेंगे। और अर्थ मैग्नेटिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब अर्थ के बारे में पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी भी हमको समझनी पड़ेगी, थोड़ा ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके।